हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है एयर यानी कि हवा। और इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है और ये वीडियो इसका पहला पार्ट है। तो ये जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हो सके, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन सकें और इसके बाद लाइफ इवॉल्व हो सके, लाइफ अपने अलग अलग फॉर्म्स ले सके और इसके बाद लाइफ इतना इवॉल्व हो सके कि वो एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक पहुंच सके। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी प्लैनेट में या किसी भी ग्रह में बहुत सारी कंडीशंस एक बैलेंस में रहें। और जब ये तमाम तरह की कंडीशंस एक बैलेंस में रहती हैं तब जाके किसी भी प्लैनेट में ये तमाम कंडीशंस बन पाती हैं कि उसमें लाइफ स्टार्ट हो सके, इवॉल्व कर सके और कंडीशंस अच्छी हैं तो एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक पहुंच सके। तो अब अगर लाइफ की बात करें या जीवन की बात करें तो लाइफ के लिए क्या चीज़ें चाहिए, आप खुद अपने आप से ये चीज़ देख लीजिए कि आपको जीने के लिए क्या चाहिए होता है। आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको पूरे टाइम सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है और आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो खाना आप खाते हैं ये खाना आता है मिट्टी से। अब ये मिट्टी कैसे बनती है और ये मिट्टी का साइकिल ऑफ लाइफ कैसा होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हवा के बारे में, यानी कि हम जो सांस लेते हैं पूरे टाइम। और ये जो पानी का फैक्टर है, पानी का फैक्टर हम डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर में। तो अब अगर हवा की बात करी जाए तो हम जो सांस लेते हैं जिस हवा से, ये हवा आती कहाँ से है? तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक हवा की लेयर है जिस हवा की लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस हवा की लेयर से ही ये हवा आती है जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं। और इसके अलावा मौसम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश होती है, ओले गिरते हैं, ये सब तमाम चीज़ें इस हवा की लेयर में ही होती हैं। तो इस तरीके से ये जो हवा की लेयर है ये हमारी अर्थ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हो सके और लाइफ सस्टेन कर सके। तो अब सवाल उठता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ ये जो हवा की लेयर है, क्या ये लेयर हमेशा से थी? और अगर ये लेयर हमेशा से नहीं थी तो ये लेयर बनी कैसे? तो इस चीज़ को मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ बनी थी आज से करीब करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 4.5 अरब साल पहले। और हमारी अर्थ बनी कैसे थी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स में। और इस चीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, हाउ वॉज अर्थ मेड। ये वीडियो आपको मिल जाएगा कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट जो है उसमें, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, बेहतर आइडिया लगेगा आपको। तो हमारी अर्थ आज से करीब 4.5 अरब साल पहले बनी थी। और हमारी अर्थ जब बनी थी तब वो एक बहुत गर्म थी, बहुत मॉल्टन फॉर्म में थी। अब जैसे जैसे वक्त के साथ करोड़ों साल बाद हमारी अर्थ ठंडी होना शुरू हुई, हमारी अर्थ में पानी आया और उसके बाद हमारी अर्थ से तमाम तरह की गैसेस निकलना शुरू हुई और फिर उन गैसेस की एक लेयर बन गई हमारे अर्थ के चारों तरफ। वही था हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब आज से अरबों साल पहले जो एटमॉस्फेयर बना था हमारी अर्थ में, उस एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो उस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस जो थी वो थी 80%। और इसके बाद नाइट्रोजन गैस के बाद जो अगली सबसे ज़्यादा गैस थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये थी 19%। और इसके बाद अदर गैसेस जो हैं वो थी सिर्फ 1%। तो ये था कंपोजिशन हमारे उस ज़माने के एटमॉस्फेयर का। और ये जो अदर गैसेस हैं, अदर गैसेस में कई सारी गैसेस आती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड गैस, इसके अलावा मीथेन गैस, ऐसी कई सारी गैसेस होती हैं जो अदर गैसेस में आती हैं। और ये तमाम गैसेस मिला के सिर्फ 1% हिस्सा बनाती थी उस जमाने के एटमॉस्फेयर में।
अब हम सब इंसान या जितने भी जीव जंतु हैं, हम जब सांस लेते हैं इस हवा से तो हम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस है, अब आप देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस और ये तमाम तरह की गैसेस सब मिल के 1% हिस्सा बना रही हैं। तो उस टाइम के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस इतनी कम थी कि जीव जंतु हमारी अर्थ में जिंदा ही नहीं रह सकते थे। अब इसके बाद हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई। बहुत अजीब सी चीज़ थी, कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई इसकी भी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई। और लाइफ स्टार्ट हुई सबसे पहले तमाम तरह के बैक्टीरिया के फॉर्म में और तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में। और इन बैक्टीरिया का काम ये था कि वो फोटोसिंथेसिस करते थे, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते थे अपने बॉडी में, और ये फोटोसिंथेसिस करने के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते थे और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते थे। तो ये चीज़ होना शुरू हुई आज से करीब 2 बिलियन साल पहले, यानी कि 2 अरब साल पहले ये चीज़ होना शुरू हुई। तो अब धीमे धीमे से होने ये लगा कि वो ये फोटोसिंथेसिस करते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते थे, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में कम होती चली गई और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये बढ़ती चली गई। अब इसके बाद धीमे धीमे ऑक्सीजन गैस जिस तरीके से बढ़ती गई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो लाइफ की कंडीशंस बेटर होती चली गई और लाइफ धीमे धीमे इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। अब आज से करीब करीब 5 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ में इतनी ऑक्सीजन क्रिएट हो गई कि फिर ये ओजोन की एक लेयर बन गई। ये ओजोन गैस जो होती है इसकी एक लेयर बन गई हमारी अर्थ में, और तब लाइफ की कंडीशंस इतनी अच्छी हो गई हमारे अर्थ में कि लाइफ फिर बहुत तेजी से इवॉल्व करने लगी, तमाम तरह के ऑर्गेनिजम्स आने लग गए और लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई हमारी अर्थ में। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ हमारे सन से इतने अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है कि हमारी अर्थ में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। हमारी अर्थ में पानी तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के सस्टेन करने के लिए। इसके अलावा हमारी अर्थ के पास अपना एक मून है और इस मून की वजह से हमारी अर्थ में सही तरीके से टिल्ट रहता है और इस वजह से ही हमारे अर्थ में तमाम तरह के अलग अलग सीजन्स बन पाते हैं। हमारे मून की वजह से हमारे अर्थ में टाइड्स या लहरें बन पाती हैं और हमारे अर्थ का जो रोटेशन है वो रोटेशन कांस्टेंट रह पाता है। इसके अलावा हमारी अर्थ में एक एटमॉस्फेयर की लेयर है जो लाइफ को सस्टेन करती है, और इसके अलावा हमारी अर्थ के जस्ट पास में ही एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, जो हमारी अर्थ से 400 गुना बड़ा है। तो अब होता ये है कि अगर अंतरिक्ष से या स्पेस से कोई मीटियोराइड या कोई कॉमेट या कोई एस्टेरॉइड हमारे अर्थ की तरफ आ रहा होता है, तो अब ये जो जुपिटर है ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो कॉमेट या एस्टेरॉइड हमारे अर्थ से सीधा टकरा जाए इसकी बजाय वो जुपिटर की तरफ चले जाता है, और इस तरीके से हमारी अर्थ तमाम तरह के कॉमेट और एस्टेरॉइड से भी बच जाती है। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं, ये तो मैंने सिर्फ कुछ कंडीशंस बताई हैं, ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं जो एक साथ काम करती हैं, तब जाके हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो अगर इस नज़र से देखा जाए तो हमारी जो अर्थ है, हम एक लकी प्लैनेट हैं कि हमारे अर्थ में लाइफ स्टार्ट हो सकती है, सरवाइव कर सकती है। इतने अलग अलग, इतने डिस्टिंक्ट लाइफ फॉर्म्स हमारे अर्थ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम ये जो बात बोलते हैं कि हमारी अर्थ एक लकी प्लैनेट है, ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के रेफरेंस में सही है। क्योंकि अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो मर्क्यूरी हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे सैटर्न हो, इन तमाम प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कहीं किसी प्लैनेट में या उसके मून में लाइफ एग्जिस्ट करती भी होगी तो शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे करती हो, और मे भी शायद किसी प्लैनेट या इनके मून में अगर कहीं पानी हो तो मे भी शायद
मछलियों के फॉर्म में या कुछ और इवॉल्व कर गई हो, लेकिन एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ के सेंस में जैसे हम इंसानों ने हमारे अर्थ में इस तरीके से सिविलाइजेशन बना ली है, ऐसा तो नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन ये चीज़ कहना कि हम लकी हैं, ये सिर्फ सोलर सिस्टम के रेफरेंस में सही है। अगर आप ये कहें कि हम अपने पूरे यूनिवर्स में इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, तो ये बात ठीक नहीं कही जा सकती। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारे सोलर सिस्टम के जैसे करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम हैं जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। और इनफैक्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने हमारा सोलर सिस्टम बस एक तिनके के जैसा है। और हमारी ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं हमारे नोन यूनिवर्स में। यूनिवर्स भी नहीं कह रहा हूँ, यूनिवर्स के उस हिस्से में जो कि हम अभी तक जान पाए हैं और ऑब्जर्व कर पाए। तो पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा जितने एरिया को हम जान पाए, सिर्फ उतने में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सोलर सिस्टम के जैसे करोड़ अरबों सोलर सिस्टम हैं ऑलरेडी इस पूरे यूनिवर्स में। तो जाहिर सी बात है कि करोड़ों अरबों ऐसे प्लैनेट भी होंगे जिन प्लैनेट में लाइफ होगी। और जब करोड़ों अरबों ऐसे प्लैनेट होंगे जिन प्लैनेट्स में लाइफ होगी, तो कई सारे ऐसे प्लैनेट्स भी होंगे जिन प्लैनेट्स में लाइफ इवॉल्व करके एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक पहुंच चुकी होगी। करोड़ों अरबों ऐसे प्लैनेट्स होंगे। अब अगर इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करी जाए, तो इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ जिन प्लैनेट्स में है, अगर हम सिर्फ उन प्लैनेट्स की बात करें, तो उन प्लैनेट्स में भी कई सारे ऐसे प्लैनेट होंगे जहां पे जो इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और कई सारे ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पे इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इतना एडवांस कर चुके होंगे कि वो टाइप 1 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। कई सारे ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पे ये इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ टाइप 2 सिविलाइजेशन या टाइप 3 सिविलाइजेशन यहां तक पहुंच चुके होंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये टाइप ऑफ सिविलाइजेशंस क्या है? तो ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस है, और टाइप ऑफ सिविलाइजेशंस क्या मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका भी लिंक मैं दूंगा कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट में, आप कभी बाद में देखिएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम इंसान भी एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हैं, तो हम इंसान कौन से लेवल ऑफ सिविलाइजेशन में पहुंच चुके हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हम इंसान हैं कौन। तो हम इंसान हैं बेसिकली होमो सेपियंस। होमो का मतलब, होमो एक जानवर है जिस जानवर का नाम है इंसान। और इस जानवर की कई सारी प्रजातियां थीं, जैसे कि होमो डेनिसोवियंस, होमो निएंडरथल्स, होमो फ्लोरेंसियंस। ऐसी ही प्रजातियों में से एक प्रजाति थी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो कि हम हैं। वक्त के साथ इंसानों की जितनी बाकी प्रजातियां थीं, होमो निएंडरथल्स, होमो डेनिसोवियंस, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए इस दुनिया से। और इस पूरी दुनिया में पूरा राज हुआ होमो सेपियंस का। होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान भले ही अलग अलग देशों के हों, हम सब भले ही अलग अलग धर्मों से आते हों, हम सब भले ही अलग अलग रेसेस के हों, लेकिन हम सब एक ही प्रजाति के हैं। क्योंकि बाकी जितनी प्रजातियां थी जो हमारे जैसे नहीं थी, वो हमारी वजह से खत्म हो चुकी हैं। तो अब हम जो होमो सेपियंस हैं, हम टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की तरफ बढ़ रहे हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ बहुत शॉर्ट में, आप थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करना। तो हम इंसान जो हैं, हम इंसानों ने सबसे पहले हमारी पूरी अर्थ को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां हम इंसान पहुंच नहीं चुके हों या हम इंसान रह नहीं रहे हों। इसके अलावा हम इंसानों ने
हमारी पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमने उनको यूज़ करना शुरू किया। पहले बहुत सिंपल लेवल पे करना शुरू किया, उसके बाद हमने ढूंढा कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और जो चीज़ें मिल सकती हैं अब इनसे हम क्या बना सकते हैं और हम किस तरीके से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। हमें अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो हम ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ मिल सकती है हमारी अर्थ में। हमने हमारी अर्थ से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं, हमने उन चीज़ों का यूज़ करके अलग अलग तरीके से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना शुरू किया, अपनी गाड़ियाँ चलाना शुरू किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरी दुनिया को रोशन करती है। हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो हम एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, हम ये पूरा सीख गए हमारे प्लैनेट से और अभी भी सीख रहे हैं। इसके बाद हम इंसानों ने तमाम तरह के सिस्टम्स बना दिए। हम इंसान पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं आज के टाइम पे। मैं आज यहाँ खड़े खड़े अगर मैं चाहूँ तो मैं पता कर सकता हूँ कि अमेरिका में क्या हो रहा है। ये चीज़ आज से कुछ सैकड़ों साल पहले पॉसिबल ही नहीं थी। आज से सैकड़ों साल पहले अगर आप किसी इंसान को ये दिखा दो कि ये देखो, ये जो आदमी है ये अभी हज़ारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर बैठा है और आप सीधा उससे बात कर सकते हो, तो उस टाइम का आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है। आज के टाइम में हम इंसान पूरी दुनिया में कनेक्टेड हैं पूरी तरीके से। इसके बाद हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई, हम टेक्नोलॉजी के सेंस में पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। भले ही अलग अलग देश हों, आपस में भले कितना भी क्यों ना लड़ लें, टेक्नोलॉजी हम सब एक ही शेयर करते हैं। चाहे स्टॉक मार्केट, एक देश का स्टॉक मार्केट अगर गिरता है तो उसका असर बाकी पूरी दुनिया पे पड़ता है। रिसेशन अमेरिका में आता है, नौकरियां इंडिया में चली जाती हैं। और इसके बाद आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कोरोना का। ये जो कोरोना वायरस था ये शुरू हुआ चाइना से और इतने कम टाइम में पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि हम इंसान पूरी तरीके से एक सिस्टम में है पूरी दुनिया में। कहने की बात है कि हम सब अलग अलग देश के, हम सब एक यूनिट सिस्टम बन चुके हैं। इसके बाद हम इंसान अपने प्लैनेट से निकल के अपने मून तक पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ मून तक नहीं पहुंचे हैं, हम इंसान अपने सोलर सिस्टम की खाक छानने लगे हैं। और इसी बात में आपको फोटो दिखाता हूँ वॉयेजर का, जो जब सैटर्न के पास पहुंचा था तो इसने ये फोटो खींची थी हमारे अर्थ की। सैटर्न से बस एक तिनके जैसी दिखती है हमारी अर्थ। तो और ये सब तो बातें वो हैं जो हम आम पब्लिक को अभी तक पता है। जो बातें हम आम पब्लिक को सरकारों ने नहीं बताई हैं कि हम सोलर सिस्टम में कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, वो सोचिए क्या चीज़ें होंगी। तो इन सब तमाम वजहों से हम कह सकते हैं कि हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस रास्ते में हमें सामना करना पड़ेगा द ग्रेट फिल्टर का। और अगर हम इंसान सही तरीके से काम करें, क्योंकि आज के टाइम में हम इंसानों के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हैं, अगर हम इंसान उन चैलेंजेस को सही तरीके से फेस कर पाए तो हम इंसान इस फिल्टर को क्रॉस करके टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। और अगर हम इंसान सही तरीके से इन चैलेंजेस को टैकल नहीं कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इंसान धीमे धीमे से डिटीरियोरेट करते जाएं और धीमे धीमे हम आज एक सिविलाइजेशन के तौर पे हम खत्म हो जाएं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप एग्जाम्पल यहीं से ले लीजिए, इंसानों की बाकी स्पीशीज भी थी, खत्म हो गई। सभ्यताओं का खत्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे अर्थ के लिए। वो हम इंसानों को लगता है कि अरे हम खत्म थोड़ी हो सकते हैं, हम खत्म हो गए तो बचेगा क्या। वो हमें लगता है, ऐसा है नहीं। हमारे अर्थ के लिए, इस नेचर के लिए अरबों सोलर सिस्टम हैं, अरबों गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स डजंट गिव। तो मैंने आपको चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब देखते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर और इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि हमारे अर्थ के चारों तरफ ही जो हवा की लेयर है इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर कौन सी अलग अलग लेयर्स से मिलके बना है। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारी जो इंसानी सभ्यता है या जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके सामने कौन सी बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये मौसम
कि इससे जुड़े तमाम तरह के टर्म्स के बारे में, जो कि हैं टेम्परेचर, एयर प्रेशर। हम बात करेंगे कि हवाएं कितने तरह की होती हैं, मॉइस्चर क्या होता है, बारिशें कितने तरह की होती हैं, और साइक्लोन क्या होता है, जो तूफान। और चैप्टर के लास्ट में एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे मैं आपको बताऊंगा एक एंशिएंट ट्रूथ, जो कई तरह की एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बताया गया, चाहे वो एंशिएंट सिविलाइजेशन हो, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन हो। कई सारी सिविलाइजेशंस में ये एंशिएंट ट्रूथ बताया गया कॉन्शियस ब्रीदिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है अवर एटमॉस्फेयर। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. It provides us the air we breathe and makes the temperature on the earth livable. Blanket का मतलब होता है कंबल और livable का मतलब होता है जीने लायक। और टेम्परेचर आप जानते होंगे, टेम्परेचर यानी कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक हवा की लेयर है, जिस हवा की लेयर ने हमारे अर्थ को बिल्कुल वैसे घेर रखा है जैसे कि एक बड़ा सा कंबल हो। और इस हवा की जो लेयर है, इसके दो काम हैं। पहले तो ये हमें वो हवा देती है जिस हवा में हम सांस लेते हैं या हम ब्रीद करते हैं। ब्रीद यानी कि सांस लेना। और दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो हवा की लेयर है, ये हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है इसे जीने लायक बनाती है। टेम्परेचर को जीने लायक बनाती है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंडक होगी, उतना टेम्परेचर रहेगा कि यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। तो अब ये सांस लेने वाला फैक्टर तो समझ में आ गया होगा आपको, ये फैक्टर थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो अब चलिए मान लीजिए कि हमारे अर्थ के चारों तरफ ये जो हवा की लेयर है, ये हवा की लेयर नहीं होती तो क्या होता। यहां से स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव रियलिटी से, कि हवा की लेयर नहीं होगी तो क्या होगा। तो होगा ये कि हमारी अर्थ में अगर हवा की लेयर नहीं है और आसमान में जब सूरज आएगा तो सूरज की सारी जितनी भी रेज हैं वो सीधा हमारी अर्थ पे पड़ेंगी। और अगर सूरज की रोशनी की बात करी जाए, उसकी रेज की बात करी जाए, तो सूरज की रोशनी में कई सारी ऐसी रेज होती हैं जो कि बहुत तेज होती हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ऐसी कई सारी रेज होती हैं जो सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। तो जब सूरज आसमान में आएगा और सूरज की सारी किरणें सीधा हमारी अर्थ पे पड़ेंगी, तो होगा ये कि हमारी अर्थ में जितने जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, ये जलने लग जाएंगे और इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि ये लाइफ मुश्किल हो जाएगी। और इसके बाद ये तो बात हुई दिन के टाइम की। अब जब रात का टाइम होगा, जब सूरज नहीं होगा आसमान में, तो उस टाइम पे हमारी अर्थ में इतनी ज़्यादा ठंडक हो जाएगी कि फिर से यहाँ लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी ठंडक हो जाएगी कि जानवर मरने लग जाएंगे। तो ये होगा अगर ये हवा की लेयर ना हो। तो ये जो हवा की लेयर है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, ये हवा की लेयर हमें बचाती कैसे है। तो होता ये है कि जब आसमान में सूरज आता है और सूरज की रोशनी इस हवा की लेयर से होकर गुजरती है, तो इस दौरान होता ये है कि सूरज की रोशनी में जो हार्मफुल रेज हैं, खासतौर पे अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जब इस एटमॉस्फेयर से होकर गुजर रही होती हैं, तो इस एटमॉस्फेयर में इन्हें एक ओजोन की लेयर मिलती है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज इस ओजोन की लेयर से टकरा के वापस स्पेस में चली जाती हैं, अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी अर्थ इन हार्मफुल रेज से या नुकसान करने वाली रेज से बच जाती है। अब सूरज की किरणों का वो हिस्सा जो हमारी अर्थ तक पहुंच पाता है, उसमें से जो विजिबल लाइट है उसको हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी किरणों को हमारी अर्थ वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। अब ये जो हवा की लेयर है, ये यहाँ पे एक और काम करती है कि जिन किरणों को हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज रही होती है, उन किरणों को ये एटमॉस्फेयर बाहर नहीं जाने देता। उन किरणों को ये एटमॉस्फेयर अंदर ही रखता है, रिफ्लेक्ट करते रहता है। और इस दौरान होता यह है कि इन किरणों की जो गर्मी है, उस गर्मी को ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ये एब्जॉर्ब करती रहती, सोखती रहती है। तो यही प्रोसेस जब पूरे दिन भर होता है, तो होता यह है कि हार्मफुल रेज से बचा लिया और बाकी रेज को एब्जॉर्ब कर लिया अपने ही एटमॉस्फेयर में।
तो ये एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो अब जब रात होती है और आसमान में सूरज नहीं होता है, तो ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसने अब दिन भर इतनी सारे रेज को रिफ्लेक्ट किया है और एब्जॉर्ब किया है, सोखा है कि इसका टेम्परेचर ठीक ठाक बना हुआ है। तो अब रात में बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं हो पाती है, जीने लायक टेम्परेचर बना रहता है। तो अब इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया है, तो इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं कि लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा एग्जाम्स में। विदाउट दिस एटमॉस्फेयर वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम जिंदा जल जाते सूरज की गर्मी की वजह से ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के टाइम में, और रात के टाइम में हम क्या होते, गेट फ्रोजन, यानी कि हम जम जाते रात के टाइम में। तो इस तरीके से ये हवा की लेयर या एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज ड्यूरिंग द डे एंड मेंटेन्स द वार्मथ ऑफ द अर्थ एट नाइट। तो इस तरीके से दिन के टाइम में ये हवा की लेयर हमें हार्मफुल इफेक्ट्स से बचाती है जो सूरज की किरणों से आती है, और रात के टाइम पे ये मेंटेन करती है हमारे अर्थ की जो वार्मथ है या हमारे अर्थ की जो गर्मी है। तो अब हमारा अगला मुद्दा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कितनी अलग अलग लेयर्स से मिलके बना है। तो जैसा कि हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, हमारे अर्थ के अंदर कई तमाम तरह की लेयर हैं, उसी तरीके से हमारे अर्थ के बाहर ये एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर्स से मिलके बना है। तो हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली 5 लेयर्स से मिलके बना है, और ये लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब हमारे अर्थ की जो सरफेस है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, अगर वहाँ से देखा जाए, जैसे ये हमारे अर्थ की सरफेस है, तो जो सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद अगली लेयर है स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर है ये है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद अगली लेयर है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। तो ये अलग अलग 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, और ये पांचों लेयर अलग अलग तरह से बनी हैं और अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी अर्थ के लिए। तो अब एक एक करके इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। All weather phenomena like rainfall, fog and hailstorms occur in this layer। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है, यानी कि हमारे अर्थ से जो सबसे जुड़ी हुई लेयर है, यानी कि जिस लेयर में हम अभी खड़े हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर क्यों है? क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये हवा इसी लेयर में पाई जाती है। और मौसम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि रेनफॉल यानी कि बारिश, फॉग यानी कि जो कोहरा पड़ता है, और जो हेल स्टॉर्म्स हैं, हेल स्टॉर्म्स यानी कि जो ओले गिरते हैं, ये इस तरीके से मौसम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें इस ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, यानी कि पहली लेयर में। तो हम सांस लेना और मौसम, इस वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कही जाती है। Its height is around 13 किलोमीटर on the equator and 7 किलोमीटर on poles। अब ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है, हमारे अर्थ, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ का जो इक्वेटर है, इक्वेटर में ट्रोपोस्फेयर सबसे ज़्यादा चौड़ी है, करीब करीब 13 किलोमीटर्स, और पोल्स के पास यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल में इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, करीब 7 किलोमीटर के आसपास। तो ये चीज़ आप देखिए। इनफैक्ट ये तो लेयर नहीं, पूरे एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा चौड़ा हमारे पोल्स में है, नहीं इक्वेटर में है, और सबसे कम पतला है हमारे पोल्स में। तो ये ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर में है करीब 13 किलोमीटर, और पोल्स में करीब करीब 7 किलोमीटर। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में ये फैक्ट नहीं दिया है, मैंने बस बता दिया है ये आइडिया के लिए कि हमारा एटमॉस्फेयर पोल्स में थोड़ा सा छोटा है और इक्वेटर में बड़ा है। और इसके बाद एक और बड़ी खास चीज़, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में
जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते चले जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। आप जैसे अगर समंदर के पास खड़े हो तो टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, आप अगर पहाड़ों पे चले जाओ ठंडक हो जाएगी, अगर आप और ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों में चले जाओ तो वहाँ इतनी ठंडक हो जाएगी कि वहाँ आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप बढ़ोगे ऊपर वैसे वैसे ठंडक बढ़ती चली जाएगी और करीब करीब -45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक पहुंच जाएगी जब तक ये लेयर चलेगी। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर है वो है स्ट्रैटोस्फेयर। Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to height of 50 kilometers. ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर जो लेयर है यह है स्ट्रैटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर करीब करीब देखा जाए तो 13 किलोमीटर्स चौड़ी लेयर थी और स्ट्रैटोस्फेयर करीब देखा जाए 50 किलोमीटर्स चौड़ी लेयर है। तो 50 किलोमीटर ये, 13 किलोमीटर ये, तो आप माइनस करके देख लीजिएगा ये अपने आप में कितनी चौड़ी है। This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, so it's ideal for flying aeroplanes. A layer of ozone gas which protects us from harmful effects of sun's rays is in this layer. तो ये जो लेयर है, अब इस लेयर की खास बात क्या है कि ये लेयर जो है ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स है। इस लेयर में मौसम से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो इस लेयर में कोई बादल वगैरह नहीं होते हैं। बादल नहीं होते हैं तो ये लेयर बिल्कुल खाली रहती है और आप दूर तक देख सकते हो। इस वजह से ये जो लेयर है ये आइडियल होती है एरोप्लेन उड़ाने के लिए। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी ये लेयर है। तो एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो इस लेयर में उड़ते हैं। तो आप इस चीज़ को याद करने के लिए इस तरीके से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में आप एक एरोप्लेन बना सकते हो कि थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि हाँ एरोप्लेन इस लेयर में उड़ते हैं। अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, इसी में एक लेयर ऑफ ओजोन गैस है स्ट्रैटोस्फेयर में ही। ये ओजोन गैस ये काम करती है कि हमारी अर्थ को बचाती है सन के हार्मफुल इफेक्ट्स से। तो इस लेयर में दो खास चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, इस लेयर में प्लेन उड़ाए जाते हैं और दूसरी चीज़ इस लेयर में ओजोन गैस होती है। और इस लेयर की एक और आपको खास चीज़ बता दूं, अभी तक ट्रोपोस्फेयर में आप ऊंचाई पे जा रहे थे तो टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होते चले जा रहा था, -45 तक पहुंच गया था। जब आप इस लेयर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा। अब चलिए बात करते हैं अगली लेयर की जो है मीजोस्फेयर। इट लाइज अबव स्ट्रैटोस्फेयर बिटवीन अ हाइट ऑफ 50 to 80 किलोमीटर्स। मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस। अब स्ट्रैटोस्फेयर के बाद जो लेयर है ये है मीजोस्फेयर और ये करीब करीब 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक होती है। तो 50 किलोमीटर की हाइट से शुरू होकर करीब 80 किलोमीटर की हाइट तक ये पहुंचती है मीजोस्फेयर की लेयर। और स्पेस या अंतरिक्ष से जब कोई मीटियोराइट आता है तो वो एक्सोस्फेयर से आता है, फिर थर्मोस्फेयर से होते होते जब ये मीजोस्फेयर तक पहुंचता है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो मीटियोराइट होता है वो काफ़ी हद तक टूट जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और इस तरीके से हमारी अर्थ में बड़ा मीटियोराइट नहीं पहुंच पाता है, छोटे छोटे टुकड़े पहुंचते हैं तो हमारी अर्थ में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और मीजोस्फेयर की एक और ख़ास चीज़, इसमें टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, करीब -100 डिग्री तक करीब चला जाता है टेम्परेचर मीजोस्फेयर में। तो ये रही स्ट्रैटोस्फेयर और मीजोस्फेयर। अब डिस्कस करते हैं अगली लेयर के बारे में। तो अब अगली जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। द टेम्परेचर हियर राइजेस वेरी रैपिडली। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। तो अब ये जो लेयर है मीजोस्फेयर तक आपने देखा था कि यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब इस लेयर के बाद जो अगली लेयर है थर्मोस्फेयर, यहाँ पे फिर से अचानक टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहाँ टेम्परेचर। तो अब जब इतनी गर्मी होती है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसमें होता यह है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में टूटने लग जाते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बस एक एग्जाम्पल के सेंस में, कि जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस,
वो ऑक्सीजन बेसिकली O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और ये दोनों एटम आपस में जुड़े रहते हैं, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का, एक स्टेबल फॉर्म। लेकिन जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो बॉन्ड है स्टेबल सा, ये टूट जाता है और मॉलिक्यूल आयंस के फॉर्म में बन जाते हैं, कोई पॉजिटिवली चार्ज, कोई नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इन्हें कहा जाता है आयंस। तो अब इस लेयर में जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी सब मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूटने लग जाते हैं, अपने आयन के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इस लेयर के अंदर ही एक लेयर बन जाती है आयंस की, तो इस वजह से इसे कहा जाता है आयनोस्फेयर। अब ये आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर ये कहाँ से होता है? करीब 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक ये लेयर चलती है। अब इस लेयर की खास बात क्या है? जब ये आयंस में टूट जाती हैं हर चीज़ें, तो अब ये काम कैसे आता है? दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशंस। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। हमारे अर्थ से अगर रेडियो ट्रांसमिशन भेजा जाए तो वो ये जो आयनोस्फेयर, करीब मान लीजिए वो ट्रांसमिशंस आयनोस्फेयर से टकराते हैं और वापस हमारे अर्थ की तरफ आ जाते हैं। तो इस लेयर का ये काम है कि रेडियो ट्रांसमिशंस जो हम करते हैं वो पॉसिबल हो पाता है इस थर्मोस्फेयर की वजह से, क्योंकि वो जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो वापस इस लेयर से टकरा के हमारे अर्थ की तरफ आता है। तो ये तो रहा इस लेयर के बारे में। अब थर्मोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज वेरी थिन। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। अब ये एक्सोस्फेयर जो है ये बहुत पतली लेयर होती है और इसमें लाइट गैसेस होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, और यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, यानी कि स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम रहा अलग अलग लेयर्स का। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे हवा है सांस लेने के लिए, मौसम से जुड़ी चीज़ें हैं, और आप ऊंचाई पे जाते चले जाओ तो जैसे पहाड़ों में ठंडक होती है तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। स्ट्रैटोस्फेयर, यहाँ पे कोई मौसम से जुड़ी चीज़ें नहीं होती, इस वजह से यहाँ एरोप्लेन उड़ते हैं। ओजोन लेयर इस लेयर में है और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा उठने लगेगा, लेकिन मीजोस्फेयर पे जैसे ही आओगे टेम्परेचर फिर गिर जाएगा, फिर ठंडक हो जाएगी और यहाँ पे मीटियोराइट्स इस लेयर में आके करीब करीब टूट जाते हैं। इसके ऊपर थर्मोस्फेयर, ये रेडियो ट्रांसमिशंस में काम आएगी, और एक्सोस्फेयर के बाद जो स्पेस आता है यानी कि अंतरिक्ष में इतनी ज़्यादा ठंडक होती है कि करीब करीब -270 डिग्री तक ठंडक होती है। अगर अंतरिक्ष में दो मेटल की चीज़ें आपस में सिर्फ टकरा जाएं तो वो जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं एक दूसरे से। इतनी ज़्यादा ठंडक होती है कि वो एक तरीके से वेल्ड हो जाती हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये किन चीज़ों से मिल के बना है। नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमारे अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जो कि है करीब करीब 78%। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा गैस है वो है ऑक्सीजन गैस, जो कि है करीब करीब 21%। और 78% और 21% को आप मिलाइए तो हो जाएगा 99%। बचेगा 1%। वो 1% गैसेस कौन सी हैं? ये हैं अदर गैसेस, जो कि हैं 1%। और ये अदर गैसेस में कौन सी तमाम तरह की गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्साइड। इसके बाद हीलियम गैस, मीथेन गैस यानी कि CH4 से हम डिनोट करते हैं इसे। ये सब चीज़ें आपको अभी आप क्लास 7th में, जब आप क्लास 8th 9th में जाएंगे कि ये सब केमिस्ट्री में सब आएगा आपके पास। इसके बाद ओजोन गैस को हम डिनोट करते हैं O3 से। आर्गन गैस, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O गैस। तो ये सब तमाम तरह की गैसेस हैं
जो अदर गैसेस में है, और ये सिर्फ 1% है ये सब मिला के। तो ये जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, ये अभी है, करोड़ों अरबों सालों के बाद। अब एक और बड़ी खास चीज, हमारे अर्थ में इतना ऑक्सीजन है कि हमारी अर्थ में आग जल पाती है, वरना बाकी सारे प्लैनेट्स में देखिए तो बाकी प्लैनेट्स में आग नहीं जल सकती है, क्योंकि उन प्लैनेट्स में इतनी ऑक्सीजन ही नहीं कि आग जल पाए। और मर्क्यूरी जो प्लैनेट है उसमें इतनी ऑक्सीजन है, लेकिन वहाँ फ्यूल नहीं है इतना। अब इन अलग अलग गैसेस को अलग अलग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में। नाइट्रोजन गैस इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। प्लेंटी का मतलब होता है कोई चीज जब ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा वॉल्यूम में हो। तो प्लेंटीफुल यानी कि कोई चीज जो सबसे ज्यादा मात्रा या वॉल्यूम में हो, वो है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस का खेल देखिए कि हमारे अर्थ में, एटमॉस्फेयर में ये गैस क्या खेलती है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब जो पेड़ पौधे हैं, इन्हें अपना खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस की जरूरत होती है, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस को सीधा इस हवा से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों का खाना इनकी पत्तियों में बनता है। तो इनकी पत्तियां जब फोटोसिंथेसिस करती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखती हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही खेल चलता है पत्तियों में, तो नाइट्रोजन की जगह नहीं बचती। तो अब नाइट्रोजन भी चाहिए पेड़ पौधों को। तो अब ये होता कैसे है? तो अब इन नाइट्रोजन को पेड़ पौधे सीधा डायरेक्टली नहीं ले पाते। तो होता ये है कि बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स take nitrogen from the air and change its form so that plants could use it। तो मिट्टी में और कई सारे पेड़ों की जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और उसका फॉर्म चेंज करते हैं, यानी कि उसको कुछ इस तरीके के फॉर्म में बदल देते हैं कि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें और यूज कर सकें। तो इस तरीके से नाइट्रोजन घूमती रहती है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। अब जरा देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या खेल है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा की बात करी जाए तो दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज दे ब्रीथ। Green plants produce oxygen during photosynthesis. This way oxygen content in the air remains constant. अब हम जो इंसान हैं, जितने भी तरह के जानवर हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस पैदा होती है पेड़ों से फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, और यहाँ पे हैं हम इंसान, तो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों से निकलती है और हम इंसान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और हम इंसान जब सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो ये खेल चलता है, ऑक्सीजन गैस इंसान और तमाम जानवर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे लेते हैं, और इस तरीके से ये बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो यही चीज़ है कि ऑक्सीजन का बैलेंस ऑफ ब्रेथ बना रहता है। हमारी जो सांस है वो इनकी सांस से आती है और इनकी सांस हमारी सांस से आती है। तो अब डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज इन अ बैलेंस। इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितनी है, ये चीज एक बैलेंस में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होती और कम भी नहीं होती, एक बैलेंस वे में रहती है। However, this balance is upset by burning of fuels such as coal and oil.
they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As the result, the Earth's atmosphere, weather and climate are getting affected. अब हम इंसानों ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया तो हम इंसानों ने तमाम तरह से एनर्जी बनाने की कोशिश करने लगे, और इस दौरान हम इंसानों ने कोयला जलाना शुरू किया, कोयला जला के उससे बिजली बनाना शुरू किया, और बिजली से ही हमारी दुनिया चल पाती है। इसके बाद हम इंसानों ने ऑयल जलाना शुरू किया। ऑयल अलग अलग तरह का होता है, और इसी तरीके से हमने अलग अलग ऑयल से अलग अलग गाड़ियाँ और अलग अलग प्लेन्स और शिप्स चलाने शुरू किए। और इस दौरान जब हम इतना सब कुछ कोयला और ये ऑयल जलाते हैं तो बिलियंस ऑफ टन्स यानी कि करोड़ों अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस एटमॉस्फेयर में समा जाती है। अब ये बैलेंस ऑफ एयर तो हमने डिस्कस कर रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम तमाम जीव जंतु सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं पेड़ पौधे, लेकिन जब इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो पेड़ पौधे सारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोख पाएंगे। तो अब इससे होगा क्या कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाएगी। तो ये जो बैलेंस है, तो ये बैलेंस इफेक्ट होने लग जाएगा, और इस बैलेंस की वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर और वेदर और क्लाइमेट सब इफेक्ट होने लग जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि हमारे ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से क्या होगा। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है। जब हम ये समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है, तब हमें आइडिया लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से क्या होगा। तो अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। अब यहाँ पे एक टर्म दो बार यूज हुआ है और अलग अलग तरीके से हुआ है। एक बार यूज हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरी बार यूज हुआ है ग्रीन हाउस गैस। तो अब पहले तो डिस्कस करते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडक पड़ती है। तो अब इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है कि वहाँ पे जो फल हैं और जो सब्जियाँ हैं, ऐसे पेड़ पौधे उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगहों में अब इंसान बस गए हैं, खाना चाहिए, तो किया क्या जाता है, वहाँ ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउसेस यानी कि शीशे के बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं और उन शीशे के घरों के अंदर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आसमान में सूरज आता है और सूरज की रोशनी ग्रीन हाउस के अंदर आती है, तो ये रोशनी पहले तो एब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ी सी, और बाकी रोशनी रेडिएट होती है। और जब ये रोशनी रेडिएट होती है तो पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाती, सूरज की रोशनी का एक हिस्सा अंदर ही रह जाता है। और इसके बाद उस बंद शीशे के घर में, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो जाहिर तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी ज़्यादा होने लगती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ये गर्मी को सोखती है। तो अब सूरज की किरणें जो आईं और अंदर ही कैद होके रह गईं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनकी गर्मी सोख लेगी और ज़्यादा। तो इस वजह से जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़ी सी गर्मी रहेगी, और इस वजह से वहाँ पेड़ पौधे आराम से उग सकेंगे। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये जो चीज़ चल रही है, यानी कि सूरज की रोशनी थोड़ा सा उसका एक हिस्सा कैद हो जा रहा है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी सोख ले रही है, इस चीज़ को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये जो फितरत है कि वो गर्मी सोख लेती है और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होने लग जाता है। ये गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, ये गर्मी को अंदर ही ट्रैप कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये जो फितरत है, इस वजह से इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ये गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अकेली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के जैसी ही एक गैस है मीथेन, CH4,
और एक और गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ऐसी भी कई सारी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये भी यही काम करती हैं कि सूरज की रोशनी को पूरी तरीके से बाहर नहीं जाने देती, थोड़े से हिस्से को कैद कर लेती हैं और गर्म हो जाती हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आइडिया लग गया होगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ में ज़्यादा होने लग जाएगी तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने लग जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने लग जाएगा तो होगा क्या? When this level increases, the heat retained increases and temperature of the earth also increases. This is called global warming. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हीट रिटेन्ड है ये बढ़ने लग जाएगी, जो गर्मी सोख लेती है हमारी अर्थ, और इस वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ने लग जाएगा। और इस चीज को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारी अर्थ धीमे धीमे से गर्म हो रही है। तो ये पूरा आइडिया आपको रहा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक्चुअली अच्छी चीज़ है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती यहाँ लाइफ पॉसिबल होने के लिए। मैं आपको समझा चुका हूँ ये चीज़, जब अर्थ की लेयर होती है, सूरज की रोशनी आती है, सब समझा चुका हूँ। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है हमारे अर्थ के लिए। लेकिन जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ही ज़्यादा होने लग जाता है तो इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। हमारी दुनिया धीमे धीमे से गर्म हो रही है और इस चीज़ को कहते हैं, एक बड़े लेवल पे देखा जाए इसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। हमारे अर्थ का क्लाइमेट बदल रहा है। तो चलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। और ये क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम इंसानों को, और ख़ास तौर पे जो आपकी जनरेशन है, जो आपकी पीढ़ी है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट होंगे उन इफ़ेक्ट्स को मेरी पीढ़ी या अभी जिन लोगों की उम्र 40-50 साल या उससे ज़्यादा है वो लोग नहीं झेलेंगे। क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे इफ़ेक्ट आप लोगों की जनरेशन झेलेगी। जो आप लोग अभी क्लास 6-7 में हो, 12-14 साल उम्र है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा ज़िंदगी आप लोगों की नरक होने वाली है। तो कम से कम आप लोगों को क्लियरली एक आइडिया रहना ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या हैं। अब इसके बाद क्लाइमेट चेंज ये चीज़ आपके एनसीईआरटी की बुक्स में बताई गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, और उसकी बेसिकली 2 वजहें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों की उम्र बहुत कम है। आप लोग अभी क्लास 6-7 में हो, 12-14 साल आपकी उम्र है, अभी आप दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो, तो अभी बताने का भी कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, अगर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चीज़ें भी बताई जाने लगी, ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करने लग गए आपकी किताबों में, तो आपकी क्लास 7th ज्योग्राफी की किताब जो इतनी पतली है वो इतनी मोटी हो जाएगी। तो ये चीज़ें बताना दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ साल भर ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आपको सब पढ़ना है। आपको सिर्फ यही चीज़ नहीं पढ़नी है। तो ये मजबूरी भी है इस एजुकेशन सिस्टम की। तो अब ये जो एनसीईआरटी के राइटर्स हैं, इन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको जिक्र कर दिया है, और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस टॉपिक को रिसर्च करो, आप इस टॉपिक के बारे में तमाम सब चीज़ें पढ़ो, आप किताबें पढ़ो, तमाम आर्टिकल्स आते रहते हैं इंटरनेट पे, आजकल तो अक्सर ही आते हैं, तमाम जर्नल्स पढ़ो, साइंस जर्नल्स, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू वगैरह देखो, ये सब तमाम रिसर्च, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के ज़माने में अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता वो आपकी गलती है। तो ये उम्मीद एनसीईआरटी के राइटर्स ने आपसे करी है कि ये चीज़ें आप खुद से सीखो, एंड मे भी शायद आगे की क्लासेस में ये टॉपिक के तौर पे आए भी। खैर, ये टॉपिक मैंने अपनी तरफ से काफ़ी समझाया, अलग अलग एस्पेक्ट बताए हैं। आप अभी, आपकी उम्र कम है, ऐसा हो सकता है कि इस टॉपिक में मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊं, ये चीज़ें पहली बात तो आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको एक कहानी की तरह सुन लेनी है। कई सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कई सारी चीज़ें आप शायद ना समझ पाओ, आप कनेक्ट ना कर पाओ कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं। लेकिन कोई बात नहीं,
आप जब बड़े हो गए, अभी आप क्लास 7th में हो, जब आप क्लास 9th 12th में आओगे, आगे ज़िंदगी में आओगे, तो ये वीडियो आप दोबारा से देखिएगा। इसको मैं अलग से एक वीडियो बना के कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट में डालूंगा। आप दोबारा से ये चीज़ देखना, कुछ सालों के बाद आपको कुछ नई बातें समझ में आएंगी, कुछ नई बातें फील होंगी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। तो ये पूरा क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताऊंगा। और एक और बहुत ख़ास चीज़, इस टॉपिक की जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में लिख के मत आना, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्स में कुछ चीज़ लिख के आ जाओ और आपके टीचर आपको बुला के पूछें कि आपने ये क्या लिखा है, तो आप ढंग से बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि सर मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में एक सर पढ़ा रहे थे, उन सर ने ऐसी ऐसी कोई बात बोली थी तो मैंने लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना। आप कोई चीज़ तब लिखो, कोई चीज़ तब बोलो जब आपको अच्छे से पता हो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है। ये चीज़ें बस एक कहानी के जैसे सुन लीजिए। जैसे आप फिल्में देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वैसे आप ये कहानी की तरह सुन लीजिए। जितना समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कई चीज़ें तो आगे आने वाली ज़िंदगी में सीखिएगा। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ क्लाइमेट चेंज की। और ये कहानी सुनने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, और हम इंसान ये जानते हुए भी और ये समझते हुए भी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम इंसान कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अगर हम इंसान कुछ कर नहीं पाएंगे उस लेवल पे, तो ये प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी और इस प्रॉब्लम की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। और ये तमाम प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम इंसानों के लिए। अगर हम इंसान इन प्रॉब्लम्स को ढंग से फेस कर पाए और अपनी अर्थ को सही से मैनेज कर पाए, तब तो हम इंसान डेवलप करते करते टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसा हम चल रहे हैं, दुनिया जैसी अभी चल रही है और आगे भी जैसा चलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, अगर इसी तरीके से चलता रहा और हम अपनी अर्थ को मैनेज नहीं कर पाए, इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक सभ्यता के तौर पे ख़त्म हो जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है। अगले आने वाले 30-40 साल में इस बात का फैसला हो जाएगा कि हम इंसान इस अर्थ में 80 साल जी पाते हैं या 100 साल जी पाते हैं या 120 साल, या इसके आगे भी शायद 500 साल या हज़ारों साल जी पाते हैं। इस चीज़ का फैसला अगले आने वाले 30-40 सालों में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो हमारी अर्थ में ऐसी गैसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिन गैसेस का काम है गर्मी को सोखना। तो इन गैसेस के बढ़ने की वजह से हमारी अर्थ गर्म होती चली जा रही है। तो अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इनको बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तो हमारी अर्थ जब गर्म हो रही है तो इससे होगा क्या? सबसे पहले तो हमारी अर्थ में हीट स्ट्रोक्स चलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सूखा पड़ेगा। दुनिया के बड़े बड़े इलाकों में इतना ज़्यादा सूखा पड़ेगा कि ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और खाने की कमी होने लग जाएगी। हमारी दुनिया में अभी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर साल भूख की वजह से मर जाते हैं या माल न्यूट्रिशन रह जाते हैं। तो सोचिए जब क्लाइमेट चेंज अपना खेलने लगेगा तब क्या हालात होंगे। और इसके बाद जब लोगों में खाने की कमी होगी तो दुनिया के अलग अलग देशों में सिविल अनरेस्ट क्रिएट होगा। लोग अपनी सरकारों से वैसे ही नाराज़ हैं और ज़्यादा नाराज़ होंगे, वो खाना मांगेंगे अपने देश की सरकारों से। तमाम तरह के सिस्टम्स टूट जाएंगे, सिविल वॉर्स हो सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, और क्या पता देशों के बीच में भी लड़ाई हो सकती है और ना जाने क्या कुछ हो सकता है। शुरुआत यहाँ से होगी। इसके बाद हमारी अर्थ धीमे धीमे गर्म हो रही है तो और क्या होगा, बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। अब ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पे हैं? ग्लेशियर्स हमारी अर्थ में बेसिकली 2 जगहों पे पाए जाते हैं। सबसे पहले पहाड़ों के ऊपर, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही नदियाँ बनती हैं, जिन नदियों के किनारे सिविलाइजेशंस बसती हैं। और दूसरे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पाए जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल में,
आइस शीट्स के फॉर्म में। तो अब हमारी दुनिया गर्म हो रही है तो ये ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो अब होगा ये कि नदियों में सबसे पहले तो बाढ़ आएगी और समंदर का जो लेवल है, समंदर का लेवल बढ़ना शुरू होगा बहुत तेज़ी से। तो अब इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, जब समंदर का लेवल बढ़ेगा तो दुनिया में ऐसे बहुत शहर हैं जो समंदरों के किनारे बसे हैं, करोड़ों लोग इफेक्ट होंगे और लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगहों में जाके बसना पड़ेगा, क्योंकि उनके शहर में पानी भर चुका है और जितनी एरिया हैं वो सब डूब चुके हैं। और इस दौरान सबसे पहले तो माइग्रेंट क्राइसिस होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या बुरे हालात होंगे उनके। इसके बाद वो लोग जब नई जगहों में जाके बसेंगे तो वहाँ पे खाने और पानी के लिए जब क्लैशेस होंगे, जब रिसोर्सेज की लड़ाई शुरू होगी इंसानों में, और इन सब तमाम चीज़ों का इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। और कई सारे दुनिया भर में कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग अपना देश छोड़ के पड़ोसी वाले देश में जाने को मजबूर हो जाएंगे खाने और पानी के लिए। तो इससे क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स हो जाएंगे, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जाके रहने लगेंगे, तो इससे एथनिक टेंशन्स और एथनिक क्लैशेस उभरेंगे। और वैसे भी इंसान जब सर्वाइवल मोड में आता है कि अब उसे सर्वाइव करना है, चीज़ों के लिए लड़ाई करनी है, तो सोचिए क्या एथनिक क्लैशेस शुरू होंगे। और ग्लेशियर्स के पिघलने के साथ एक और चीज़ होगी, जो हमारे अर्थ की परमाफ्रॉस्ट है वो पिघलना स्टार्ट होगी। परमाफ्रॉस्ट यानी कि हमारे अर्थ में ऐसी बहुत जगहें हैं जहां 12 महीने बर्फ जमा रहती है और हजारों सालों से जमा है। तो वो एक तरीके से हमारे अर्थ का फ्रीज़र है। वहाँ पे अगर कोई जानवर जाता है, मर जाता है, तो वो वहीं जमा रह जाता है और उसके फॉसिल्स वैसे के वैसे स्टोर रहते हैं जैसे कि फ्रिज में रहते हैं, जैसे फ्रीज़र में। तो अब परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से होगा क्या कि हज़ारों साल पहले के जो फॉसिल्स हैं, पहले के जो जानवर हैं, वो फॉसिल्स बाहर निकलने लगेंगे और इन फॉसिल्स के साथ बाहर निकलने लगेंगे एंशिएंट वायरसेस। यानी कि हो सकता है कि 20,000 साल पहले, 25,000 साल पहले के वायरस निकलने लग जाएं उस परमाफ्रॉस्ट से और दुनिया भर में फैलने लग जाएं, और इसकी वजह से तमाम पैंडेमिक्स आते रह सकते हैं। और ये अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप खुद समझ सकते हैं कि अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, फिलहाल जैसे मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, फिलहाल कोरोना वायरस चल रहा है दुनिया में। तो ये वायरस बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा वायरस है। अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हो गया तो 100 लोगों में 75-80 लोगों को शायद पता ही ना चले कि उनको कोरोना वायरस है। 20-25 लोगों को आइडिया लग जाएगा, उनकी तबीयत खराब होगी, और सिर्फ 2, 3, 4 या 5 ऐसे लोग होंगे, 100 लोगों में सिर्फ 4-5 ऐसे लोग होंगे जो सीरियसली बीमार होंगे और शायद उनकी मौत हो सकती है। इतना सिंपल सा वायरस है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा वायरस आ जाए उन ये परमाफ्रॉस्ट से जो कि 25,000 साल पुराना हो और जिसका डेथ रेट मान लीजिए 75% हो, जो अगर 100 लोगों को हो गया तो 75 लोगों की डेथ हो रही है, तो सोचिए दुनिया के क्या हाल होंगे। इसके बाद कई सारी नेचुरल कैलामिटीज़ आती रहेंगी, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, और बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। अभी साल में 1 तूफान आता है तो होने ये लगेगा कि साल भर में 4 तूफान आएंगे, फिर अगले कुछ सालों बाद साल में 10 तूफान आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जाएंगे और तेज़। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से? सबसे पहले पानी कम होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, पूरी दुनिया बंजर बनती जाएगी, रेगिस्तान होती जाएगी। इसके बाद ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होगा। हम जितने इंसान हैं, हम लोगों ने शहर बसा लिए हैं और पानी के लिए हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर जो सालों से इकट्ठा होता रहता है, हम उसे यूज़ करते हैं। हम नल खोलते हैं और पानी आने लगता है और हमें लगता है पानी अनएंडिंग चीज़ है, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें तब पता चलेगा जिस दिन हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तूफान बहुत भयंकर आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे।
फॉरेस्ट फायर्स अक्सर की बात हो जाएंगी। आप खुद अभी देख रहे होंगे कि पिछले 1-2 सालों से कितनी तेजी से, पहले अमेज़न फॉरेस्ट में ये फॉरेस्ट फायर हुए, कितने दिन चले, फिर ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, दुनिया के अलग अलग जंगलों में आग लगने लगी हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ओशन गर्म हो रहा है, हमारे ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि एसिड कंटेंट बढ़ रहा है हमारे ओशंस में, जिसका असर पड़ रहा है हमारे मरीन इकोसिस्टम्स में, फाइटोप्लैंक्टन्स में, चाहे कोरल रीफ्स में, और ये सब तमाम चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हमारे जो क्रॉप पैटर्न्स हैं, फसलों का एक पैटर्न होता है कि उन्हें कितना गर्मी चाहिए, कितनी ठंडक चाहिए, क्या सीज़न चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सब वजहों से हो क्या रहा है कि और ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा। जैसे मान लीजिए जंगल जल गया, तो जंगल जल गया तो उसकी वजह से और कार्बन निकलेगा, और कार्बन निकलेगा तो और क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो ये चीज़ें और होंगी, तो इससे और ज़्यादा कार्बन निकलेगा। ये एक साइकिल है। ये चक्का अगर चल गया तो और तेज़ होता चला जाएगा, इसको रोकना और मुश्किल होता चला जाएगा। और इन सब तमाम चीज़ों से होता ये रहेगा, ना जाने कितने लोग मरेंगे, इकॉनमी का भगवान जाने, क्लैशेस, इंसानों की क्या बताऊं, इंसानों को तो बस बहाना चाहिए लड़ाई करने का। कॉन्शियसनेस इंसानों का आज भी इतना कम है कि ना जाने उस टाइम पे क्या करेंगे। सिस्टम्स टूटने लग जाएंगे, इमिग्रेशन इतना बड़ा इशू होगा, एक देश से दूसरे देश में लोग जाएंगे, और फिर इंसान देश के लेवल पे, धर्म के लेवल पे, जात के लेवल पे, भाषा के लेवल पे, खाने पीने के लेवल पे, किन किन लेवल पे लड़ाइयाँ करेंगे आपस में, भगवान ही जाने। और लड़ाइयों के नाम पे हम इंसानों के पास न्यूक्लियर वेपन्स और न जाने क्या कुछ है। तो सर्वाइवल की लड़ाइयाँ होंगी और ना जाने क्या कुछ होगा। तो इन सब तमाम चीज़ों की वजह से होगा ये कि एक चीज़ तो पक्का है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों की स्पीशीज़ हैं जो खत्म हो जाएंगी, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कई सारे ऐसे जानवरों की स्पीशीज़ होंगी जो कि दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद हम इंसान भी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। कम से कम एक सिविलाइजेशन के तौर पे तो कम से कम हो ही सकते हैं कि ये हो सकता है कि बस कुछ कुछ लोग इधर उधर रह जाएं। अब सवाल उठता है कि इतनी सब चीज़ें होंगी तो ये चेंज करेगा कौन। अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि फ़िलहाल जैसा वक्त चल रहा है, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है ये सब चीज़ें, लेकिन क्या मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा सकता हूँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में? नहीं करवा सकता। क्या मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो ऐसे ही मेरे जैसे करोड़ों अरबों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो आम लोग हैं इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। तो आम लोग जो हैं, हम लोग देखते हैं ऐसे लोगों की तरफ जिन लोगों के पास ताकत है चीज़ें करने की। और ताकत किन लोगों के पास है? जिन लोगों के पास पावर है और पैसा है, वही आदमी कोई चेंज कर सकते हैं। तो अब पावर किन लोगों के पास है? अब जैसे हमारा देश, हमारे देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फैसला कौन करता है? हमारे देश की सरकार। उसी तरीके से हम इंसानों ने पूरी दुनिया में अलग अलग देश बना लिए हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें हैं उन देशों की। तो पावर किन लोगों के पास है? दुनिया में करीब करीब 195 देश हैं, करीब करीब, थोड़े कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। इन 195 देशों में करीब 125 ऐसे देश हैं जिनमें डिक्टेटर्स हैं। डिक्टेटर का मतलब एक आदमी पूरे देश का मालिक है, यानी कि वो उस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग कैसे रहेंगे, लोग कैसे नहीं रहेंगे, हर चीज़ का फैसला वो एक अकेला आदमी करेगा। तो पूरा देश उस डिक्टेटर की जागीर है। अब वो डिक्टेटर ही उस देश में कानून बनाएगा, वही डिक्टेटर मीडिया को चलाएगा, वही डिक्टेटर हर तरीके की चीज़ों को मैनेज करेगा। तो 125 देशों में ऐसे डिक्टेटरशिप्स हैं और करीब करीब 70 देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेसीज हैं। डेमोक्रेसीज यानी कि लोगों का राज है, यानी कि लोग अपने मुद्दों के लिहाज से अपने चुने हुए नेता को बनाएंगे सबसे सुप्रीम पोजीशन पे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सरकार हो। सरकार में कौन लोग रहेंगे वो लोग डिसाइड करेंगे
तो अब जरा देखते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो या तो फिर इस चीज को मानती ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर वो मानते भी हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो प्रॉपर कदम नहीं उठाते हैं। अगर उठाते भी हैं तो हालात ये हैं कि, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, किसी बिल्डिंग में आग लगी है और उस आग को बुझाने के लिए आपको 100 बाल्टी पानी चाहिए। 100 बाल्टी पानी अगर आप डालोगे तब आग बुझेगी। ऐसे सिचुएशन में अगर आप 10 बाल्टी पानी डालो तो आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो आपसे कहा जाए कि आप आग नहीं बुझा पाए और आप बहस करने लग जाओ, अरे हमने पानी डाला तो था। लेकिन उतना पानी डालने से कुछ नहीं होगा, आपको 100 बाल्टी डालना था, आपने 10 बाल्टी पानी डाला है, आग नहीं बुझ सकती। आपकी गलती है कि आपने 100 चाहिए था तो 100 क्यों नहीं डाला। तो यही चीज हो रही है कि सरकारें, कई देशों की सरकारें मानती ही नहीं, और अगर मानती भी हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो ध्यान नहीं देती हैं। अब ध्यान क्यों नहीं देती? सबसे पहली चीज तो उनको इंटरेस्ट नहीं है कि हम अकेले क्या करें और हमें क्या मतलब, पूरी दुनिया ही यही कर रही है। इसके बाद अगर वो चाहें भी तो उनके पास पैसा नहीं है। अब जिन देशों में डिक्टेटरशिप है, उन देशों में जो सरकार है वो यही काम करने में बिजी है कि जो देश है, देश के लोग हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। सारे डिक्टेटरशिप्स में यही है कि लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। क्लाइमेट चेंज वगैरह तो बहुत बात की बातें, पहले ये देखो कि लोगों को कंट्रोल में किया जाए और हम ही राजा बने रहें। और जो इन डिक्टेटरशिप जो देश हैं, उनके जो आम जनता है, वो उन्हें पता नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और पता है तो वो फिलहाल ये वाली लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, कि हमारे चुने हुए नेता जाएं और हमारी ज़िंदगी की बात करें, हमारे मतलब की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। ये कौन सा आदमी उठ के आ गया, इसने पूरा डिक्टेटर बना हुआ है। तो डिक्टेटरशिप वाले देशों में ये खेल चल रहा है। क्लाइमेट चेंज तो बहुत बात की बातें हैं। और जो देश डेमोक्रेसी है, वहाँ जो सरकार होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत गई वो सरकार बना लेती है। इन सरकारों के पास बहुत काम होते हैं, उनको देश का डेवलपमेंट करना होता है, उसके बाद देश के लोगों को एम्प्लॉय करना होता है, नौकरी देनी होती है। देश की सरकारों को हथियार खरीदने पड़ते हैं, हथियार बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। इसके बाद पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से उनको सामान खरीदना पड़ता है, सामान बेचना पड़ता है, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। और इन सब तमाम चीज़ों के लिए सरकारों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और ये पैसा ही सरकारों के पास हमेशा कम रहता है। अब जो दुनिया भर की सरकारें हैं, इनको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, लोगों को नौकरी देनी है, तो इनको करना क्या पड़ता है? इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ती हैं, ये मजबूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इनको तमाम इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ती हैं, तमाम फैक्ट्रीज़ बनानी पड़ती हैं। और तब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जंगल काटने पड़ते हैं, इनको तमाम नेचर को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तब जाके फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बन पाती हैं। और जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तब जाके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम मिलता है। और जब लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट या काम मिलता है तब जाके लोग पैसा कमा पाते हैं, और जब लोग पैसा कमा पाते हैं तब जाके वो जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो आप ये सर्किल ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ गए कि पूरा नेचर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपको। लोगों को अगर काम चाहिए तो उनके पास नौकरी होनी चाहिए, नौकरी के लिए इंडस्ट्रीज़ या कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए, और उनको बनाने के लिए नेचर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपको। अब ये सब तमाम चीज़ें जो सर्किल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेस ही है नेचर के डिस्ट्रक्शन पे। इस सर्किल ऑफ डिस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल चेंजेस, और दुनिया का जो पूरा ऑर्डर है ये चेंज करना पड़ेगा। और ये जो काम है, ये काम करने की जो ताकत है, ये दुनिया की सरकारों के पास नहीं है। और एक और चीज़, जो दुनिया की सरकारें हैं वो खुद ही पहले डिवाइडेड हैं, पहले वो खुद ही फर्जी मुद्दों पे लड़ाइयाँ कर रही हैं आपस में। और दूसरी बात, ये चेंजेस करने की ताकत भी नहीं है इन सरकारों के पास। तो ये जो चेंज करने की पावर है, ये किसके पास है? ये है रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड के पास। यानी कि जो लोग दुनिया के बादशाह हैं, जो सही मायने में इस दुनिया के जो बादशाह हैं, सिर्फ वो लोगों के पास इतनी ताकत है कि वो ये फाइनेंशियल चेंजेस कर सकें।
तो अब मैं आपको आइडिया देता हूं कि ये रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है, ये दुनिया के बादशाह कौन है, और ये चीज़ के बारे में अलग से एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा, उस सीरीज़ को भी दूंगा कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट में। फिलहाल यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ दुनिया के बादशाहों के बारे में। तो दुनिया के बादशाह बेसिकली करीब करीब देखा जाए तो 300-400 ऐसे परिवार हैं, और ऐसे परिवारों को एसोसिएट्स हैं जिनके पास दुनिया की 80% वेल्थ है। और 80% वेल्थ यानी कि 80% जो इनके पास धन दौलत है वो या तो फिर कैश के फॉर्म में है या प्रॉपर्टी के फॉर्म में है, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़, या तो फिर इक्विटी के फॉर्म में है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें हिस्सेदारी। और इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के शेयर्स इनके पास हैं और बॉन्ड्स इनके पास हैं। तो इस तरीके से चाहे कैश हो, प्रॉपर्टी हो, इक्विटी हो, चाहे शेयर और बॉन्ड्स हो, इन 300 या 400 परिवारों के पास दुनिया का 80% पैसा है, 80% से भी शायद ज़्यादा हो। और ये जो लोग हैं ये एक दूसरे से अनजान नहीं हैं, ये लोग टाइम टाइम पे मीटिंग्स में और फोरम्स में मुलाकात करते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ट्राईलैटरल कमीशन हो गया। ऐसे फोरम्स में ये आपस में मिलते रहते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं कायदे से, और ये एक वेल निटेड सिस्टम में रहते हैं ये लोग, क्योंकि पैसा अपने आप में एक धर्म है। ये सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो इनका एक ग्रुप बना हुआ है, और इनके ग्रुप की एक बड़ी खास चीज़ और ये पैसे की फितरत होती है कि जो भी इस ग्रुप में आता है वो इनके जैसा बन जाता है। एवरीवन इन द क्लब बिकम्स लाइक देम। और ये जो रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं 300 लोग और इनके परिवार, इनका एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं तो वैसे तो ये दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं, लेकिन करीब 90% लोग क्या हैं, ये यूरोपियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं। रेस के लिहाज से देखा जाए तो ये वाइट हैं और मेल हैं, ये आदमी हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो दुनिया के बादशाह हैं, ये जो 300-400 परिवार, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि दुनिया का 80% पैसा इन लोगों के पास है। तो इनमें से ज़्यादातर लोग जो थे, इनका जो ओरिजिन था वो यहाँ था कि दुनिया में कई सारी ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज थी जिन ट्रेडिंग कंपनीज ने पूरी दुनिया पे राज किया और सदियों तक राज किया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज रहीं, उनके ज़रिए इन ट्रेडिंग कंपनीज ने पूरी दुनिया में राज किया। तो पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा होने लगा इन ट्रेडिंग कंपनीज के जो मालिक लोग थे उनके पास। अब जब इतना पैसा इन लोगों के पास आ गया तो पैसे का एक उसूल आपको बताता हूँ। अगर आपको बहुत भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना भी चाहिए। ये एक पैसे का उसूल होता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। जो आदमी अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी दुकान लगा ले, कोई मॉल खड़ा कर ले, तो कितना पैसा कमा पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा पाएगा? एक लेवल है उसका, एक हद है उसकी। लेकिन अगर कोई आदमी रिफाइनरी लगा ले, पेट्रोल निकाल रहा है, रिफाइनरी लगा रहा है, उस खदानें, पूरी खदानें उसकी हैं, तो सोचिए वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा हर साल। लेकिन क्या कोई पेट्रोल की रिफाइनरी लगाना कोई आम आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता। लाखों करोड़ कमाने के लिए आपके पास हजारों करोड़ होना चाहिए। तो बस यहीं पे ये चीज़ आ जाती है कि उतना पैसा कमाने के लिए आपके पास पहले से होना चाहिए। यही चीज़ होती है हथियारों के लिए। इन लोगों के पास इतना पैसा था तो इन्होंने दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स ले लिए, पूरी इंडस्ट्री बना ली और ये बेस्ट क्वालिटी के हथियार बनाने लगे। कोई आम आदमी नहीं कर सकता, इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अब क्योंकि ये हथियार बनाने लगे तो अब बेस्ट हथियार इनके पास हैं, तो अब ये पूरी दुनिया को हथियार बांटते हैं कि तुम्हें हथियार चाहिए, ये लो, पैसा दो। और दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा इन हथियारों पे खर्च करते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के पास पैसा इकट्ठा हुआ तो इन लोगों ने और तरीके बनाए पैसा इकट्ठा करने के, और पैसा इकट्ठा होता चला गया इनके पास। इन लोगों ने सेंट्रल बैंक्स बनाए। ऐसे बैंक्स हैं जिनकी सारी पावर इन्हीं लोगों के पास है। ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेंगे कितना पैसा छापना है, कितना सोना इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है,
किस तरीके से क्या चीज़ होगी। इन लोगों ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, तमाम चीज़ों की इंडस्ट्री, कि ये इंडस्ट्री ये काम कर रही है। अब जो दुनिया के अलग अलग कंपनीज हैं या दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, उन लोगों को हम देते रहेंगे। तो मालिक ये लोग रहे हमेशा से। तो चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे माइनिंग की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, साइंस की बात हो, हर चीज़ में ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को बनाया है और ये मालिक हैं उन सिस्टम्स के। और इनके पास जितना पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग चीज़ों में, तो ये बेसिकली देखा जाए रियल ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये लोग असली मालिक हैं उनके। तो असली पैसा और असली मालिक ये लोग हैं। तो दुनिया की जो बेसिक ताकत इन लोगों के पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दुनिया के बादशाह हैं इनका क्या रिलेशन है दुनिया की सरकारों के साथ। तो ये जो दुनिया के बादशाह हैं दुनिया की सरकारों को लोन बांटते फिरते हैं कि अच्छा तुम्हें लोन चाहिए ये लो, तुम्हें दिक्कत हो रही है ये लो। तो ये दुनिया के बादशाह लोन बांटते हैं दुनिया की सरकारों को। इन दुनिया के बादशाहों के पास इतनी ताकत है कि ये किसी देश को या किसी देश की सरकार को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे किसी देश में लड़ाई चल रही है और हम सब जानते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल यमन में लड़ाई चल रही है और यमन में लाखों करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि लीबिया में वॉर चल रहा है, कभी सीरिया में कुछ चल रहा है। तो जिनके पास इतनी ताकत है ये सरकारें बना सकते हैं, सरकारें बिगाड़ सकते हैं, देशों में क्या कुछ कर सकते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं, खूब सारा पैसा दे देंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाए। ये वॉर्स कर सकते हैं, इन्हें वॉर करने से पहले किसी से पूछना नहीं पड़ता है। ये सरकारों को पैसा देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देते हैं, डिक्टेटर्स को पैसा देते हैं कि तुम्हें आर्मी बनानी, ये लो पैसा संभालो, और हमारे जो फ़ायदे की चीज़ है वो हमें देते रहो, तुम्हारे देश में जो कुछ है। तो अब देखते हैं कि ये जो दुनिया के बादशाह हैं, अब इनके पास मेन पावर है, तो इनका क्या रवैया है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो दुनिया के जो बादशाह हैं इनका भी वही हाल है जो सरकारों का हाल है। ज़्यादातर लोग मानते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अगर कोई लोग मानते भी हैं तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उस लेवल पे काम नहीं करते। वही बात है कि 100 बाल्टी पानी डालना है तो आपने 10 बाल्टी पानी डाला, आग नहीं बुझी तो आप कह दो कि हमने डाला तो था, अब हमारी क्या गलती। तो अब ये लोग क्यों इस चीज़ के लिए काम नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। सबसे पहली वजह आपको बताऊं, क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर दुनिया के सबसे गरीब आबादी पे होगा। तो सबसे गरीब आबादी पे असर होगा और फैसला लेना है दुनिया की सबसे अमीर आबादी को। तो जो इंसानियत है, इंसानियत हमेशा पैसे के आगे थोड़ा सा पीछे आ जाती है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी में देखते होंगे। और इसके बाद अगर ये लोग इस चीज़ को माने कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसे रोकना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसी गैसेस जो गर्मी सोखती हैं, ऐसी गैसेस को रोकना पड़ेगा। और ऐसी गैसेस को रोकने के लिए पेट्रोल का यूज़ बंद करना पड़ेगा, तमाम ऑयल्स का गैस और ये कोयले का यूज़ बंद करना पड़ेगा। और एक आयरनी की बात है कि पेट्रोल, ऑयल और ये कोयला यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है। और इनफैक्ट एक सिस्टम है दुनिया की इकोनॉमिक्स का, ये है पेट्रो डॉलर, यानी कि दुनिया के जितने देश हैं सबको पेट्रोल खरीदना है, और पेट्रोल खरीदा या बेचा सिर्फ डॉलर में जाएगा। तो इस तरीके से दुनिया के जितने अलग अलग देश हैं इन सब की करेंसीज, किसी के देश में येन चलता है, किसी के देश में लीरा चलता है, तो अलग अलग करेंसीज जुड़ती हैं डॉलर के साथ। और डॉलर के मालिक ये लोग हैं जो दुनिया के बादशाह हैं। पूरी दुनिया को डॉलर कमाना पड़ता है, इन लोगों को डॉलर बस छाप देना पड़ता है। तो अब अगर ये सब काम करना है तो इन्हें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा पूरी दुनिया के सिस्टम्स को, पूरे दुनिया के जितने इकोनॉमिक मॉडल्स हैं इनको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा कि हम इस सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन से बाहर निकल पाएँ। और इस दौरान इन्हें पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये लोग दुनिया के बादशाह क्यों बन पाए? क्योंकि इनके पास पैसा है, और इन्हीं को पैसे का नुकसान होगा अगर ये चीज़ को काम करें तो। और इसके बाद अब कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं बहुत शॉर्ट में। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें सबसे पहले रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, ऐसी एनर्जीज जो रीन्यूएबल हों। इसके बाद हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना पड़ेगा, हमारी अर्थ को रीजुविनेट करना पड़ेगा, फिर से वो ग्रीनरी बढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद हमें नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी है
और इन नई टेक्नोलॉजीज को वाकई ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है। ये नहीं करना है कि जिसकी हैसियत है वो खरीदे, क्योंकि हमें ज़रूरत है तो हमें पहुंचाना पड़ेगा सब तक। जैसे कि हमें कोई तरीका निकालना पड़ेगा एनर्जी के लिए, फ्री एनर्जी हम यूज़ कर सकें। अब समंदरों में जैसे पानी कम हो रहा है तो समंदरों से हमें डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने चाहिए कि हम खारे पानी को पीने लायक पानी में बदल सकें। हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हाइड्रोपोनिक्स ये एक तरीका है पेड़ पौधे उगाने का। इस तरीके से, और इसके बाद जब शहर डूबने लग जाएंगे तो हम फ्लोटिंग सिटीज़ हम बना सकते हैं, यानी कि समंदर के ऊपर ऐसे सेटलमेंट्स। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिन तरीकों का हमें नया इजाद करना है और वाकई इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। हमें ये चेन तोड़ना है, ब्लाइंड प्रोडक्शन का जो चेन है, कि सामान बिकेगा तो पैसा मिलेगा, तो जो इंडस्ट्री के मालिक हैं उनको पैसा आएगा, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा, उनकी ज़िंदगी चलेगी। और कुछ बनना चाहिए तभी बिकेगा, और बनेगा तो मतलब नेचर को नुकसान है। तो ये जो साइकिल है कि चीज़ बनेगी तो बिकेगी तो पैसा मिलेगा, ये साइकिल टूटनी चाहिए। और ये साइकिल अगर तोड़नी है, हमें क्लाइमेट को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, तो चीज़ें उतनी ही बनानी पड़ेंगी जितनी ज़रूरत है। तो खामखा में ये सब चीज़ें जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बंद करेंगे तो लोगों के पास काम नहीं बचेगा। काम नहीं बचेगा तो सर्वाइवल की लड़ाई होगी। तो हमें इस सर्वाइवल की लड़ाई से बाहर निकलना है। आज के टाइम पे इंसानियत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको खाना खाना है, पानी पीना है, आपको कुछ भी जिंदा रहना है तो आपको पैसा चाहिए। हर चीज़ के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो इंसानियत का एक अगला एवोल्यूशन ये ज़रूरी है कि आपको स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल से निकलना है, और इसके लिए ज़रूरी है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। हर आदमी को एक डेफिनेट पैसा दिया जाए कि वो सर्वाइव कर सके, और तब वो सोच सके कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। तो इंसानियत का पर्पज़ गधों की तरह काम करके इतना पैसा कमाओ कि ज़िंदा रह सको, इससे निकल के इंसानियत का पर्पज़ ये अब होना चाहिए कि इंसान एनरिचिंग हो सके, केयर कर सकें, जो ज़िंदगी उन्हें वक्त मिली है, जो वक्त उन्हें मिला है, उस वक्त का ध्यान दे सकें, एंजॉय कर सकें, दूसरों का ख्याल रख सकें। और ये ह्यूमैनिटी का अगला एवोल्यूशन है। और इसके बाद कई सारे मिसलेनियस तरीके हैं, जैसे कि वाइट वॉशिंग रोड्स, काली सड़कें गर्मी सोखती हैं, तो सड़कों पे अगर वाइट वॉशिंग कर दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी को वो रेडिएट कर देती हैं। कार्बन सकिंग फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं जो हवा से कार्बन को सोख लें। इसके बाद वेल्स का कंजर्वेशन ज़रूरी है। वेल मछलियों का बहुत बड़ा रोल होता है मरीन इकोसिस्टम्स में। कोरल रीफ्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करने हैं पूरी दुनिया में कि जहाँ पे जैसी ज़मीन है, जितना पानी अवेलेबल है, वहाँ वैसी ही फसल उगाई जाए। तो ऐसा एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पूरी दुनिया में ज़रूरी हैं। फूड हैबिट्स को चेंज करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो कैटल का मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कैटल को मीट इतना ज़्यादा खाते हैं कैटल का मीट, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैटल पालने पड़ते हैं। तो कैटल के पालने से मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो हमें ये चीज़ करनी है कि कैटल उतने पालें जितनी ज़रूरत है। खामखा के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए तो हमें अपने फूड हैबिट्स चेंज करने हैं। इंसेक्ट बेस्ड मीट हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि जो चीज़ें हमें करनी है और करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें अपना वेस्टेज रिड्यूस करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जगह जगह तालाब बनाने हैं, जंगल बनाने हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना है कि हम चीज़ें बना रहे हैं, हमने इकॉनमी वो चक्कर जो बनाया है कि सामान बिकेगा तो पैसा मिलेगा, अब सामान बिकने के लिए सामान बनना चाहिए। इन सब चीज़ों के दौरान, और ज़्यादा पैसा चाहिए सबको, तो ज़्यादा पैसा चाहिए मतलब ज़्यादा बने, ज़्यादा बिके। तो इस वजह से वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये भी एक चैलेंज है। न्यूक्लियर वेस्ट, हमने न्यूक्लियर एनर्जी बनाना शुरू किया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए। इस दौरान न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। इस न्यूक्लियर वेस्ट को हमें कैसे मैनेज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे बहुत सारे अभी और भी तरीके हैं। तो अब प्रोबेबल वे क्या है, ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि जो दुनिया के बादशाह हैं उन्हें मतलब नहीं, दुनिया की जो सरकारें हैं उन्हें मतलब नहीं। तो होगा क्या, जैसे चल रही है दुनिया अगर ऐसी चलती रही तो क्या होगा। तो सिंपल सा ये होगा कि जो दुनिया के जो बादशाह हैं, इनके जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, यानी कि इन लोगों का पैसा जो फर्म संभालती हैं,
ये इन्वेस्ट करती दुनिया की अलग अलग जगहों में। ये इन बादशाहों के लिए तमाम नेचुरल रिसोर्सेज, तमाम तरह के जंगल, तमाम तरह की नदियाँ खरीद लेंगे दुनिया के देशों से और सरकारों से। और इस दौरान फिर डिप्लीशन शुरू होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, लड़ाई शुरू होगी नेचुरल रिसोर्सेज की। और किस तरफ न जाने इंसानियत जाए टेक्नोलॉजी के साथ। सर्वेलेंस जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है दुनिया में, ये जा सकता है कॉरपोरेट और गवर्नमेंट स्लेवरी की तरफ इंसानियत क्या पता चली जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद ये सब तमाम प्रॉबेबल वेज हैं, बहुत अंधकार में भविष्य सा दिखता है, चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें सरवाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंसानियत को ज़रूरत है कि हमारा जो कलेक्टिव एवोल्यूशन हो हमारे कॉन्शियसनेस का, कि अब बहुत हो गया कि हम इतने लोअर कॉन्शियसनेस के साथ जिए। हमें कॉन्शियसनेस इवॉल्व करना पड़ेगा अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं एक सिविलाइजेशन के तौर पे। हमें नए सिस्टम्स बनाने हैं जो कि फ़ायदे और नुकसान से बढ़ के हों। और ग्रीड, जो विस्कस ग्रीड होता है, देखिए हर इंसान के अंदर लालच होगा, लेकिन विस्कस ग्रीड जो होता है हमें उससे बचना है। यानी कि एक हद होती है, आपको कितना चीज़ें चाहिए। एक लेवल पे आके आपकी ज़िंदगी कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद वो जो पैसा है सिर्फ बैंक के डिजिट्स हैं। तो आपको कितना चाहिए, उस विस्कस ग्रीड से आपको निकलना है, वो एक पागलपन होता है। तो खैर, अब चैलेंजेस क्या हैं इंसानियत के आगे। जो पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो दुनिया के जितने भी आम लोग हैं, इनके आगे ये चैलेंज है कि इनको दुनिया के बादशाहों को और दुनिया की सरकारों को इन्हें साथ में लाना है और तब डिसाइड करना है सिस्टम कैसे बने, नए सिस्टम कैसे किए जाएं। ये सब कुछ करना है पीपल ऑफ द वर्ल्ड को। वरना अगर पीपल ऑफ द वर्ल्ड ने ध्यान नहीं दिया तो ये जो रूलर ऑफ द वर्ल्ड हैं और जो लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो सरकारें हैं, ये आपस में ना जाने क्या खेलेंगे, ना जाने। और ये सिस्टम्स जो तय हों, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ही काम किया जाए। क्योंकि अब जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अगर आप ध्यान ना दो तो कॉरपोरेट स्लेवरी और गवर्नमेंट स्लेवरी हो सकता है। तो बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत ओपनली सारे काम किए जाने चाहिए, सही तरीके से। क्योंकि अगर गलत तरीके से किए गए तो इंसानियत इतने गंदे लूप में फंस सकती है कि उस लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब लास्ट में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इन सब चीज़ों के बीच में हमारा क्या रोल बनता है। तो कुछ सालों के अंदर हम दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश बन जाएंगे। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में होगी कुछ सालों के बाद। और इस आबादी में बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है और सबसे खास चीज़ यंग ह्यूमन रिसोर्स, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश की। और सबसे बड़ी बात, हम इतनी बड़ी जनसंख्या है कि हम कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो पूरी दुनिया का भार पड़ने लगता है उस तरफ और दुनिया झुकने लगती है हमारी तरफ। हम इतनी पॉपुलेशन है हमारी और हम एक डेमोक्रेसी हैं। हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, हमारे पास फ्री इंटरनेट है। कोई भी आदमी सरकार से अपनी बात रख सकता है, सरकार को बता सकता है, दुनिया से कनेक्टेड रह सकता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। और हम एक देश के तौर पे हमारा एजुकेशन लेवल बेहतर हो रहा है। एक से एक ब्रिलियंट लोग अवेलेबल है हमारे देश में। ओपन इंटरनेट है, हम पूरी दुनिया से जोड़ सकते हैं, पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं। और इसके बाद हम हिंदुस्तान के तौर पे इतनी ताकत रखते हैं कि हम दुनिया को मजबूर कर सकते हैं, इन दुनिया के बादशाहों को और दुनिया की सरकारों को, कि आप बात करना शुरू करो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बात करो, ऑनेस्टली डिस्कशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम इस मुद्दे से अब ज़्यादा दूर नहीं रह सकते हैं। और हमारे ऊपर देखा जाए तो वैसे बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस रही, हम हिंदुस्तान के तौर पे एक सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन है। और इससे पहले भी इतिहास में हिंदुस्तान ने दुनिया को कई सारे पैगाम दिए हैं, कई सारे सबक सिखाए हैं। अब फिर से वक्त है कि हम हिंदुस्तान के तौर पे दुनिया को फिर से एक पैगाम दें, दुनिया को फिर से एक सिस्टम में लाने की शुरुआत करें, कि लोग बात करें, डिसाइड करें कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। तो ये था क्लास 7th ज्योग्राफी का 4th चैप्टर का पहला पार्ट। अब इसके बाद मैं निकालूंगा इस चैप्टर का 2nd पार्ट। चलिए फिर, थैंक यू।